हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यू रोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यू रोही ऑफिशियल पर। आज 11 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरीडे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 11 सितंबर और आज राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन कुशल मंगल हो और आप अच्छे से अपनी शिक्षा को पूरी करते रहें। और जैसे अगर बात करें आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, तो साल था 1906 का। 11 सितंबर 1906 को महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। आज ही के दिन 1961 में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दक्षिणी पूर्वी लाहौर के निकट बुर्की नामक शहर पर कब्जा किया था। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो मैंने आपको बताई हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ी डिटेल में हम बातें कवर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जन्मदिन से, जिनका आज जन्मदिन है और जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस श्रृंखला को हम करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करते हुए आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनका आज जन्मदिन है। नाम इनका क्या है? नाम है इनका प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी वर्तमान में किस भूमिका में है? तो ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं ये। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 1962 में। 11 सितंबर 1962 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ? मैसूर में हुआ। और अगर बात करें कौन से राज्य में है ये, तो आप कहेंगे ये अब कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ। अगर आपसे प्रहलाद जोशी के बारे में पूछा जाए तो आप ये बताइएगा कि वर्तमान में कौन सा मंत्रालय इनको सौंपा गया है, कौन से मंत्रालय में ये कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन ए उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें ये क्या है, अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनको एक मंत्रालय और सौंपा गया है जिसे हम क्या कहेंगे, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है ना। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो इनके पास अभी वर्तमान में 2 मंत्रालयों का कार्यभार है। केंद्र सरकार की ये कैबिनेट मंत्री हैं और इनका आज जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जब हम बात करें ये कहां से सांसद बने हुए हैं,
तो धारवाड़ क्षेत्र है, धारवाड़ से 4 बार इन्होंने जीत हासिल की है इलेक्शंस में। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी जो एक राजनीतिक पार्टी है और इसके नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी ये सदस्य रहे। 2019 से इन्होंने खान मंत्री, कोयला मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। वर्तमान में ये 2 मंत्रालयों का कार्यभार संभाले हुए हैं। बाकी अगर हम बात करें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किसको सौंपा गया है, तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? कमेंट में बता दीजिए जरा जल्दी से। अगर आपने इसमें लिखा होगा पीयूष गोयल, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। पीयूष गोयल कैबिनेट मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। शिक्षा मंत्रालय की कमान किसके हाथों में है, तो आप कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसके हाथों में है, यानी कि इस मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री कौन है, तो फिर आप किसका नाम लिखेंगे? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। अगर बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अगर आपने लिखा है तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, ठीक है ना। तो चलिए, ये कुछ करंट अफेयर्स की जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जयंती से, जिनकी आज जयंती है। इनका नाम क्या है? नाम है इनका विनोबा भावे। विनोबा भावे की आज जयंती है। जैसे बात करें इनको किस आंदोलन की वजह से जाना जाता है, इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने कब की थी, कहां की थी? तो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत रिक्त स्थान से की थी। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्या इसका आंसर रहेगा? अगर आपने लिखा होगा ना तेलंगाना, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और कहां से शुरुआत की थी? एक जगह पड़ती है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली नलगोंडा जो कि तेलंगाना में है, वहीं से इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ये बात है 18 अप्रैल 1951 की, जब इनके नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के तहत सबसे पहले भूमि दान करने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले भूमि दान किसने की इस आंदोलन के तहत? तो फिर नाम आप लिख देना रामचंद्र रेड्डी का, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं विनोबा भावे के बारे में। इनके निजी जीवन के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ये हमारे भारतवर्ष के एक बेहतरीन समाज सुधारक रहे हैं और ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, ठीक है ना। अब बात करें इनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो आप कहेंगे कि इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 11 सितंबर 1895 को इनका जन्म हुआ था गुजरात में। गुजरात में एक जगह पड़ती है गाहोदे, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा नाम से, तो वर्धा में इनकी मृत्यु हुई थी। विनोबा भावे का मूल नाम क्या कहा जाता है? वैसे इनके जो पिता थे उनका नाम था नरहरि भावे, ठीक है ना, नरहरि भावे। हमारे भारत के एक बेहतरीन विचारक जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, बांग्ला, अंग्रेजी, फ्रेंच, फारसी, कई भाषाओं का इनको ज्ञान था।
और भूदान आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। भूदान आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। समाज में भूस्वामियों और भूमिहीनों के बीच की गहरी खाई को पाटने का ये एक अनोखा प्रयास किया गया था इनके द्वारा। कई बार ये जेल में भी गए थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान, ठीक है ना। इनको भारत का राष्ट्रीय अध्यापक भी कहा जाता है और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। तो आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। अब चलो जी, हम बात करेंगे इनके बारे में। नाम क्या है इनका? आत्माराम राव जी देश पांडे। आपने इनका भी नाम शायद सुना भी होगा। आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से। प्रसिद्ध रिक्त स्थान भाषी साहित्यकार आत्माराम राव जी देश पांडे को उनकी कृति दशपदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान होता है और ये पुरस्कार इनको मिला था किस रचना के लिए? इन्होंने एक रचना लिखी थी दशपदी, उस रचना के लिए इनको सम्मानित किया गया। तो कौन सी भाषा के ये साहित्यकार थे? अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन थर्ड तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अब चलो इनके बारे में थोड़ी बातें हम कवर कर लेते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1901 में हुआ था। और कहें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, मुर्तजापुर, तो वहां पर इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु 8 मई 1982 को नागपुर में हुई थी। और ये नागपुर भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किस रूप में ये प्रसिद्ध हुए? तो आपने शायद नाम सुना होगा कवि अनिल। तो कवि अनिल इन्हीं का ही नाम था। तो ये पॉइंट भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। मराठी यानी कि मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है? मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बोली जाती है जहां पर इनका जन्म हुआ। तो मराठी भाषा के बारे में ज्ञान होना इनको स्वाभाविक था क्योंकि ये उनकी जन्मभूमि थी और यही इनकी कर्म भूमि भी रही। इन्होंने मराठी भाषा में लेखन कार्य भी शुरू कर दिया। तो ये एक मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक भी हुए। एक सेकंड रुकना जरा, सॉरी। तो चलिए थोड़ा सा हम बातें कवर कर लेते हैं। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? एक रचना तो मैंने आपको बता ही दिया दशपदी के बारे में। दशपदी जो रचना थी ये इन्होंने कौन सी भाषा में लिखी थी? मराठी में लिखी थी। बात है ये लगभग 1976 के आसपास की जब इन्होंने ये रचना लिखी। अगले साल इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्लियर हुआ? और अगर बात करें इनसे पहले इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। एक रचना इनकी आती है सांगाती। सांगाती रचना 1961 में इन्होंने लिखी थी। और एक इनकी रचना है भगन मूर्ति, शायद आपने नाम सुना होगा इस रचना का। ये 1940 की बात है। और इससे भी लगभग इन्होंने 8 साल पहले एक रचना लिखी थी फुलवात नाम से, है ना। तो वो 1932 की बात है। तो ये कुछ रचनाएं कवि अनिल के द्वारा लिखी गई थी जिनकी आज जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। तो चलिए अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये कौन है? हमारे भारत के प्रसिद्ध टेस्ट टीम के खिलाड़ी थे। भारतीय टेस्ट क्रिकेटर, बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं हमारे भारत के। सबसे पहला रिकॉर्ड आप कह सकते हैं इन्होंने बनाया शतक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बताइएगा कि रिक्त स्थान टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के भी पहले बल्लेबाज थे। तो क्या नाम आप लिखेंगे? अगर लिखा होगा आपने लाला अमरनाथ का नाम तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारतीय टीम में से सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट टीम में पहला शतक किसने लगाया? तो लाला अमरनाथ का नाम आता है। एशिया के पहले बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया तो भी लाला अमरनाथ का नाम आप लिख देना। लाला अमरनाथ का नाम वैसे अगर ओरिजिनल देखा जाए तो क्या होता है? नानिक
अमरनाथ भारद्वाज इनका नाम था। ठीक है, जो कि लाला अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इनका जन्म आज ही के दिन 1911 में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ, तो आप कहेंगे कपूरथला में इनका जन्म हुआ। कपूरथला वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ पर है, ये हमारे पंजाब में है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 5 अगस्त 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। ये राइट हैंड बैट्समैन भी थे और साथ में एक अच्छे गेंदबाज भी थे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले शतक लगाने वाले भारत की तरफ से खिलाड़ी, एशिया के सबसे पहले खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट मैच में शतक लगाया पहली बार। अटल बिहारी वाजपेयी ने शोक संदेश में इनके बारे में कहा था कि ये हमारे भारतीय क्रिकेट के आइकन हैं। तो भारतीय क्रिकेट का आइकन किसे कहा जाता है, तो इनका नाम आप वहां पर लिख दीजिएगा। तो ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखनी है इनके बारे में। चलिए, और भी रिकॉर्ड इनके नाम है, आप एक बार पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में। अब चलो इनके बारे में भी बातें कवर कर लेते हैं। क्या नाम है इनका, नाम इनका है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया जो हैं, इनके बारे में थोड़ी बातें आपको बता देते हैं। ये एक अच्छे लेखक थे जिनका जन्म 1919 में आज ही के दिन हुआ था। 11 सितंबर 1919 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ, राजस्थान में हुआ। इनको राजस्थानी भाषा का अच्छे से ज्ञान था और राजस्थानी के साथ साथ में इन्होंने हिंदी भाषा में भी अपना जो साहित्य लिखा था, लेकिन मूल रूप से राजस्थानी भाषा के साहित्य के लिए ये जाने जाते हैं। तो पहले आप एक क्वेश्चन बताइए, भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित आधुनिक हिंदी और राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध लेखक कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि ये राजस्थान में जन्मे थे। तो आप जल्दी से बताइएगा। अगर लिखा होगा आपने सुजानगढ़ तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। सुजानगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान में। वहीं जब हम बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें, जैसे झुंझुनू जो है वो भी राजस्थान में है, लेकिन ये जो दो हैं एलनाबाद और रानिया, ये हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के दो सिटी हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी 50% थी, झुंझुनू या सुजानगढ़, अगर आपको पता होता इन दोनों ऑप्शंस के बारे में। अब चलो थोड़ा सा आपको बता देते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ था। राजस्थानी भाषा में इन्होंने अपना लिटरेचर लिखा, अपनी रचनाएं लिखी और 2008 तक ये इस धरा पर रहे। 11 नवंबर 2008 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब जैसे बात करें कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी थी राजस्थानी भाषा के बारे में, मैंने आपको यहां बता देता हूं। एक इनकी रचना आती है रमणीया सोरठा। रमणीया सोरठा तो ये राजस्थानी में लिखी गई है, शब्द भी वैसे हैं, लेकिन लिपि जो है वो देवनागरी लिपि में है। एक इनकी रचना थी लील टांस। लील टांस नामक रचना भी किसके द्वारा लिखी गई, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और कौन सी रचना थी, अग्नि वीणा, इनके द्वारा लिखी गई। पाथल व पीथल, ये रचना भी इनके द्वारा लिखी गई। और जैसे बात करें कई रचना इन्होंने और भी लिखी थी, हिंदी भाषा में भी इन्होंने लिखी। अब और रचना कौन सी इनकी, मेरा युग, खुली खिड़कियां, चौड़े रास्ते, ये भी रचना इनके द्वारा लिखी गई। मूर्ति देवी साहित्यकार से इनको सम्मानित किया गया। आधुनिक काल के प्रसिद्ध हिंदी और राजस्थानी लेखक थे। भारत सरकार ने इनकी लेखनी से प्रभावित होकर इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रचना व जीर्ण में दिखे, सिरजणीय री दीठ, नहीं से बोझो शब्द रो, लद मत कागद पीठ। तो ये इन्हीं की रचना जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। तो हिंदी और कहते हैं कि उर्दू भाषा में भी इन्होंने एक रचना लिखी थी, ताजमहल एवं गुलची।
तो वो भी आप थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिएगा। इनको भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया, तो मैंने अभी क्वेश्चन में भी थोड़ा सा लिखा था, क्या लिखा हुआ है, पद्मश्री। तो ये इनको दिया गया था 2004 में। क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारे भारतवर्ष में। इनका नाम क्या है? नीम करोली बाबा। इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, सोशल मीडिया में इनके बारे में बहुत जिक्र होता है, इनके बारे में बातें बताई जाती हैं कि ये 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में से एक थे। क्या आप बता सकते हैं 20वीं सदी के महानतम संतों में से एक नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अगर आपने लिखा होगा यहाँ पर फिरोजाबाद, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। कहा जाता है कि इनका जन्म अकबरपुर गांव में हुआ था। अकबरपुर ग्राम, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो अभी क्वेश्चन में आपने देखा ही, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पर इनका जन्म हुआ। लेकिन इनकी मृत्यु जो है वो आज ही के दिन हुई थी। और आज ही के दिन इनकी मृत्यु किस साल में हुई? तो आप कहेंगे 1973 की बात है ये, जब इनकी मृत्यु हुई वृंदावन में। इनके चर्चे हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रहे हैं। पूरे विश्व के लोग इनसे मिलने आते रहे हैं। और कुछ ऐसी महान जो आपको हस्तियां भी मिल जाएंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जो इनसे मिलने कभी आई थी और आज वो बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी आप जान लीजिएगा, ठीक है ना। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? कहा जाता है कि इनको मधुमेह हो गया था, मधुमेह के कारण ये कोमा में चले गए थे और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ से अगर देखें तो एक इनका आश्रम भी था। जैसे कौन सा वो आश्रम है? तो ये उत्तराखंड में है, नीम करोली बाबा का आश्रम, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में आप और जान सकते हैं, लेकिन इनके जन्म को लेकर एग्जैक्टली नहीं पता कि जन्म कब हुआ। अंदाजा लगाते हैं कि 1900 के आसपास इनका जन्म हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। दुर्गा प्रसाद शर्मा के ये बेटे थे और 11 साल की उम्र में इनकी वैसे शादी हुई थी। 1958 के आसपास इन्होंने गृह त्याग किया था। पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति इन्होंने विचरण किया और बाद में क्या है, ये एक अच्छे तपस्वी भी बने। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में ये पहली बार आए थे 1961 में, और फिर यहाँ पर इन्होंने आश्रम बनाया। और बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना कब की थी? 1964 के आसपास बताई जाती है, जिसकी फोटो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो चलिए अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। ये कौन है? ये हमारे भारत की महान लेखिका हैं। अगर आपने बचपन में हिंदी की पुस्तकें पढ़ी होंगी तो इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। नाम इनका महादेवी वर्मा। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में भी आपने खूब जिक्र सुना होगा। अब जैसे एक छायावादी युग का नाम आपने जरूर सुना होगा, है ना। छायावादी युग के महान लेखकों में से इनका एक नाम है। और छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं उस छायावादी युग के? छायावादी युग, अब एक नाम यहां पर अगर लिखा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा नाम आता है जयशंकर प्रसाद। और तीसरा नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथा नाम इन्हीं का ही आता है महादेवी वर्मा का। तो छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक इन्होंने हिंदी कविता में बहुत बेहतरीन कार्य किया था। और आज हम इनको याद कर रहे हैं। आज इनकी पुण्यतिथि है। इनका जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। और ये जो फर्रुखाबाद है ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1987 में हुई थी।
कहाँ पे हुई थी? प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। अब आप इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित काव्य संग्रह नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर लिखा होगा आपने कामायनी, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं वो महादेवी वर्मा से संबंधित हैं। रश्मि नामक काव्य इन्होंने कब लिखा था? तो ये 1932 की बात है। नीरजा नामक काव्य इन्होंने कब लिखा था? तो ये भी कब की बात है? नीरजा 1934 की बात है। संध्या गीत की जब बात की जाती है तो ये इनकी रचना कब की है? तो 1936 की बात है। इस प्रकार इन्होंने और भी रचना लिखी थी, जैसे एक नाम आता है दीप शिखा। दीप शिखा काव्य इनका कब का लिखा हुआ था? तो ये 1942 की बात है। ठीक है ना। तो जो कामायनी लिखा हुआ है वो इनके द्वारा लिखित नहीं है। इनके अलावा और भी इन्होंने कई रचनाएं लिखी जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए। अब चलो इनके बारे में भी जान लेते हैं। नाम इनका है स्वामी अग्निवेश। स्वामी अग्निवेश के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे भारत के समाज सुधारक रहे। समाज सुधारक होने के साथ साथ इन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ जमाया था और मंत्री भी बने थे। जब आपसे पूछा जाए कि स्वामी अग्निवेश का वास्तविक नाम क्या था, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? अगर लिखा होगा आपने वेपा श्याम राव, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म 21 सितंबर 1939 को हुआ था। 21 सितंबर 1939 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ? मद्रास क्षेत्र में। ठीक है ना। तो चलिए आपको बताना है मद्रास वर्तमान की दृष्टि से कहाँ पर है, कौन से राज्य में? 11 सितंबर 2020 को इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। आर्य समाज के ये कार्यकर्ता रहे। आर्य समाज की इन्होंने एक आप कह सकते हैं कार्य करते करते फिर इन्होंने आर्य समाज का एक अलग से स्वरूप बनाया, राजनीतिक स्वरूप, यानी कि इन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया और उसका नाम रखा आर्य सभा। ठीक है। 1981 में इन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा की भी स्थापना की थी दिल्ली में। ठीक है। बाद में हरियाणा में इन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी इनको मिला था। तो चलिए बहुत बढ़िया, जान लीजिए इनके बारे में और भी। अब हम चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए। नाम इनका क्या है? सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती की भी क्या है? आज पुण्यतिथि है। हम इन्हें भी नमन करते हैं। पूरे भारतवर्ष में ये महाकवि भरतियार के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। भरतियार, महाकवि भरतियार के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारत के महान कवियों में इनकी गिनती होती है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक, एक सेकंड रुकना। 11 दिसंबर 1882 को इनका जन्म हुआ और 11 सितंबर 1921 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो अब आप एक क्वेश्चन बताइएगा, महाकवि भरतियार के नाम से प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्म किस राज्य में हुआ था? अगर आपको बताएं कि ये जो सुब्रमण्यम भारती थे किस भाषा के ये कवि थे, तो आप कहेंगे तमिल भाषा के कवि थे ये। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया, तमिल भाषी कवि थे ये। तमिल भाषा में इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं जो हैं वो लिखी थी और इन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमाया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी कहा जाता है कि सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। दक्षिण भारत में आम लोग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, उनमें से ये भी थे। ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में और जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। कई समाचार पत्रों के प्रकाशन में इनका अहम योगदान रहा।
कई समाचार पत्रों के संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, जैसे तमिल साप्ताहिक इंडिया, स्वदेश मित्रम, तो ये कुछ ऐसे पत्र पत्रिकाएं थी जहां पर इन्होंने संपादक के रूप में भी कार्य किया था। तो चलिए, ये जो भारतीय नाम इनके आगे लिखा हुआ है, ये उपाधि इनको मिली थी। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? नाम है इनका गजानन माधव मुक्तिबोध। कई बार आपने केवल मुक्तिबोध शब्द पढ़ने को देखा होगा। तो मुक्तिबोध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1964 में हुई थी। इनको हम क्यों याद कर रहे हैं? इन्होंने भी कई रचनाएं लिखी थी। ये रचना इन्होंने कौन सी भाषा में लिखी थी? हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषी ये लेखक थे, एक साहित्यकार थे, एक निबंधकार थे। अब चलो इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रगतिशील कवि के रूप में विख्यात गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित नहीं है? जो इनके द्वारा लिखित नहीं है वो आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। अगर लिखा होगा ना आपने अंधा युग, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अंधा युग नामक रचना इनके द्वारा लिखित नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो इन्हीं के द्वारा लिखित है। ठीक है ना। जैसे बात करें हम चांद का मुंह टेढ़ा, ये भी रचना इन्हीं के द्वारा लिखित है। भूरी भूरी खाक धूल, ये भी रचना इन्हीं की है। नए साहित्यकार का सौंदर्य दर्शन, ये भी इनका है। जब हम इन 2 रचनाओं की बात करते हैं, यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन, ये इनकी क्या है? ये इनकी कविता संग्रह की कैटेगरी में आएंगी रचनाएं। ठीक है। और जैसे बात करें सौंदर्य शास्त्र से संबंधित जो इन्होंने रचना लिखी, ये क्या है? ये एक इनका आलोचना से संबंधित रचना थी। आलोचना की गई है इसमें कामायनी, जिसकी बात आपने थोड़ी देर पहले ही देखी थी। मैंने महादेवी वर्मा से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसमें सी ऑप्शन यही था ना। तो यही ऑप्शन हमने टिक किया था, क्योंकि महादेवी वर्मा के द्वारा ये लिखित नहीं है। तो ये रचना किसके द्वारा लिखित है? तो नाम लिख देना आप, गजानन माधव मुक्तिबोध का। एक कहानी संग्रह भी है इनके द्वारा लिखा हुआ, शायद आपने नाम सुना होगा, काठ का सपना। तो ये भी किसके द्वारा लिखित है? इनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर फोटो भी देख लीजिए आप इनकी, गजानन माधव मुक्तिबोध की, जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी। पहले करंट अफेयर्स की जो कक्षा चलती थी उसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाती थी, लेकिन अब ये केवल क्लास चल रही है। समय जैसे ही मिलना शुरू होगा आपके लिए दूसरी क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। एड्यूरोही 24 आप सर्च कर लीजिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अगर सर्च ना भी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको वहां पर बहुत सारे वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।